हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। माई सेल्फ सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर जो है आवर एनवायरनमेंट। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो सारे हमने डिस्कस किए। आज इस टॉपिक का सबसे लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ना है क्या, ओजोन लेयर के बारे में। अब ऑब्वियस सी बात है, ओजोन लेयर के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखे हैं कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर नहीं प्रेजेंट होती तो क्या दिक्कत होता। ऑब्वियस सी बात है, यूवी रेज सन की तो आती ही, तो ओजोन लेयर किससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है? यूवी रेज से ही प्रोटेक्ट कर रही है। अब अगर ओजोन लेयर मान लो नहीं होती, डायरेक्ट यूवी रेज हमारी बॉडी पे पड़ती तो उससे बहुत तरह के कैंसर, आँखों की डिजीज़, बहुत सारी चीज़ें होती। तो बेसिकली नेचर ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया एज अ फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर, लेकिन हम अपनी हरकतों से बात कहाँ बचने रहते हैं। हमने ऐसी चीज़ें इन्वेंट करके रखी है जिसके वजह से जो चीज़ें हमें नुकसान होने से बचाती हैं हम उन्हें ही नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ोगे कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन क्यों हो रहे हैं, मेन रीज़न इनका क्या है और ओजोन लेयर के फॉर्मेशन कौन करता है। डिप्लीशन के बारे में आपने सुना होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ओजोन में होल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओजोन लेयर बनी कैसे ये बहुत कम लोगों को पता है, तो आज हम वो भी बात करेंगे। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ ये क्या है? ब्लैंकेट की तरह, जो कि अर्थ को बचा रही है। विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। ठीक है, सनलाइट की जितनी भी यूवी रेज हैं, जो भी हार्मफुल यूवी रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, दस प्रोटेक्टिंग living organisms from most of the diseases such as skin cancer, cataract, destruction of plants etc. इन सारी चीज़ों से स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, आँखों में डिजीज़ हो जाती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब यूवी रेज डायरेक्ट पड़ेंगे तो प्लांट तो जल जाएंगे। इन सब से हमें बचाते हैं हमारे ओजोन लेयर। लेकिन ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या है? O3। ठीक, इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पता है एटमॉस्फेयर के किस रीजन में ओजोन लेयर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में पाई जाती है हमारी ओजोन लेयर। इट इज़ अ डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। लेकिन ओजोन अगर हमारे घर के ऊपर हो तो इंसान मर जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम वो बचाने का काम कर रहा है तो मर कैसे जाएंगे हम? क्योंकि ओजोन हम जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं वो O2 है और ओजोन लेयर बना है O3 का। ठीक है, अब नेसेंट ऑक्सीजन जो है सिर्फ O का मॉलिक्यूल, ये हमारी बॉडी में अगर इंटर कर गया तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी और इसकी वजह से हम मेनली हमारे हार्ट सही से फंक्शन नहीं करने वाले और इंसान मर जाएगा। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना कि ऐसा एक्चुअल में है कि अगर ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर या ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट होता, स्ट्रेटोस्फेयर पे ना हो के हमारे आसपास ही प्रेजेंट होता, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इनफैक्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करती है? UVA, UVB, UVC इन सब से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होता है? अब आपको समझना है एक चीज़ कि जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं। मान लो ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है और ओजोन जो बन रहा है वो O3 बन रहा है। तो यानी इसमें O2 में एक नीसेंट ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा, तब तो ये बना होगा O3, तभी तो ये O3 बना होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी ऑक्सीजन क्या होता है, नीसेंट फॉर्म में यानी सिंगल स्टेट में नहीं प्रेजेंट होगा, वो हमेशा ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही अटैच्ड होगा, यानी O2 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन सिंगली आया कैसे? अब इसको सिंगली तोड़ने का काम कौन करता है? हमारे यूवी रेज। द हाई एनर्जी UV रेडिएशन ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। यानी O2 के मॉलिक्यूल पे अगर हम UV का रेडिएशन कराए तो क्या होगा? O+O, ऐसे वो टूट जाएगा। ठीक, दीज ऑक्सीजन एटम देन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल O3।
और यही क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे O2 के साथ और बना क्या देंगे, O3। ठीक है, यानी आप देख लो हमें ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, यूवी रेज से, उसी से तो बचा रहा है। लेकिन ओजोन लेयर को बना कौन रहा है, यूवी रेज। अगर यूवी रेज नहीं हो, यूवी रेज ऑक्सीजन को नहीं ब्रेक डाउन करे OO के फॉर्म में, तो O3 तो बन ही नहीं पाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे बचा भी वही रहा है और उससे क्या बिगाड़ भी वही रहा है। यूवी रेज अगर हमारी बॉडी तक पहुंची तो हम तो डैमेज हो जाएंगे, लेकिन ओजोन लेयर तक अगर पहुंच रही है तो वहाँ पे ओजोन लेयर का ही फॉर्मेशन वो कर रही है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में डिप्लीशन यानी होल कैसे हो रहा है, तो द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका पोल के पास ये देखा गया। फर्स्ट ऑब्जर्व 1980 एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल। ये अप्रॉक्स 1980 के पास ऐसा नोटिस किया गया कि एंटार्क्टिका रीजन के, ऑब्वियस सी बात है एंटार्क्टिका अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ओजोन लेयर के आसपास थोड़ी होगी, काफ़ी ऊंचाई पे प्रेजेंट होगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा देखा गया कि ओजोन लेयर के अंदर क्या होल टाइप के स्ट्रक्चर देखे गए, यानी वहाँ पे उनकी थिकनेस कम थी। द डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सेस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज एज रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, AC में यूज होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशन में यूज होते हैं, एरोसोल स्प्रे वगैरह में यूज होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें कहीं ना कहीं ठंडी हैं, AC भी ठंड देती है, रेफ्रिजरेटर भी, इन सब में CFC का यूज़ किया जाता है। और ये CFC बाय नेचर नहीं बने हैं, ये हमने बनाया है, ये एक तरह का सिंथेटिक केमिकल है। ठीक है, इन 1897 इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UNEP, फुल फॉर्म याद रखना है। उन्होंने क्या किया, सक्सीड हुए, सक्सेस पाई किसमें, फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल साइटो प्रोटोकॉल बाय ऑल द कंट्रीज। इन्होंने बेसिकली एक प्रोटोकॉल जारी किया जिसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि CFC का जो भी सिंथेसिस है उसे रोका जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू इसी मैनर में रिलीज़ हो रहे हैं, अगर CFC के हमेशा हम रिलीज़ करते रहें एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर जो अभी एंटार्क्टिका रीजन में होल है वो हर जगह होल पाए जाएंगे और बेसिकली क्या होगा, स्किन कैंसर जैसी डिजीज़ बहुत आराम से देखने को मिल जाएगी। और आपको पता है कैंसर पहले दूसरे तीसरे स्टेज, दूसरे तक अगर है तब तो ठीक है, तीसरे स्टेज से जाते जाते इंसान को बचना इम्पॉसिबल है। तो अनफॉर्चुनेटली इंसान या जो भी पॉपुलेशन है वो कम से कम होती जाएगी। ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी दिक्कत है। ह्यूमन बेसिकली ठीक है, उनके स्किन कैंसर हो रहा है, उनकी तो बीमारी हमें पता है। जब आप वेटनरी डॉक्टर के पास जाओगे जो जानवरों का इलाज करते हैं, उन्हें भी UV रेज से खतरा है। जो भी जानवर, आप कभी उनसे पूछना कि जानवरों को UV रेज से क्या दिक्कत है, आँख तो उनके पास भी है, दिक्कतें उनको भी होंगी, उनकी बॉडी भी जलेगी। जैसे UV रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए दिक्कत है, वैसे उनकी बॉडी के लिए भी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे UNEP ने क्या किया था, 1987 में एक प्रोटोकॉल जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें CFC का, ये एक कंट्री नहीं सारी कंट्रियों को ये मानना पड़ा था। क्यों, क्योंकि ओजोन का डिप्लीशन किसी एक कंट्री की तरफ नहीं है, वो पूरे के पूरे अर्थ पार्ट में ही फैली हुई है, तो वो सारे को इफेक्ट देगी, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रीज़ को मानना पड़ा था। ये अगर आप देखो, ये क्या है, ओजोन की एक लेयर है। अब ओजोन की लेयर अगर CFC गया तो CFC O2 के मॉलिक्यूल को, O3 के मॉलिक्यूल को क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, UV रेज ने बेचारे इतनी मेहनत करके O3 मॉलिक्यूल बनाया और CFC ने क्या किया, उस O3 को O2 के फॉर्म में तोड़ दिया और एक ऑक्सीजन क्या हो गया, नीसेंट, वो इन्वायरमेंट में फ्लो करता रहता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन क्या, अब वो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, Cl के साथ जुड़ जाता है और जिसकी वजह से ओजोन की लेयर जो होती है वो छेद होने लगते हैं, उनमें कहीं कहीं होल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गार्बेज। गार्बेज या वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो कि डिकम्पोज हो सके, किससे,
एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स के छिलके, कॉटन, जूट, डंग, पेपर, ये सारे नेचुरल आइटम है, इसलिए हम इनको आसानी से ब्रेक डाउन करा सकते हैं, ये डिकम्पोज हो सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे प्लास्टिक्स, ठीक है, बॉटल प्लास्टिक के जो हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन जो हम यूज़ करें, ये सारी चीज़ें नेचुरली नहीं मिले हैं, ये हमने बनाया है, और हमारे थ्रू बनाए हुए बहुत कम ऐसी चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं। ठीक, तो हम जो भर भर के पन्नियाँ कलेक्ट करते हैं ना, मार्केट जाते हैं तो अगर पॉलीथीन ना मिले तो लड़ जाते हैं दुकानदार वाले भैया से। तो वो सारी चीज़ों को स्टॉप करना है ताकि कम से कम पोल्यूशन क्रिएट हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी डिकम्पोज नहीं होंगे, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये डिग्रेड नहीं होंगी। ठीक है, इनको कोई भी बायोडिग्रेडेबल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको डिग्रेड यानी तोड़ नहीं सकता, डिकम्पोज नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें किसे तोड़ना है किसे नहीं तोड़ना है, उनके पास तो दिमाग, आंखें कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे, वो पता करते हैं उनके बॉडी के केमिकल से, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एंजाइम। और आपने पढ़ रखा है कि एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, उनको जिन पे काम करना है वो सिर्फ उस पर ही काम करेंगे, बाकियों को उनको कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, रिलीज एंजाइम्स विच डिकम्पोज द मटेरियल बट these enzymes are specific in their action, that's why enzymes cannot decompose all the material। enzymes उन्हीं को डिकम्पोज करेंगे जिनके लिए वो बनाए गए हैं, ठीक है, वो सबको नहीं छेड़ेंगे। अब अगर वो प्रोटीन को लिए बनाया गया तो सिर्फ वो प्रोटीन में हाथ डालेंगे, बाकियों का उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप जो छिलके वगैरह यूज़ कर रहे हो, छिलके वगैरह में न्यूट्रिएंट के तौर पे मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होंगी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो आपने पढ़ रखा है कि इनके लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंजाइम्स थे, और कहीं ना कहीं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो इन्हें आसानी से ब्रेक डाउन कर पाएंगे। लेकिन जो आप पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें देख रहे हो, इसमें तो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन तो पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लिविंग, आपके लिविंग मॉलिक्यूल से नहीं बनाए गए हैं, इनके अंदर कुछ और ही पाया जाएगा, जैसे इथीन। पॉलीथीन कहाँ से आया, इथीन से। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है इथीन क्या होता है, इथेन क्या होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने नहीं जाना है, हमें सिर्फ बताना इतना है कि यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो इन्हें क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि एंजाइम का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी वो जिनके लिए बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन पे ही एक्शन करेंगे, बाकियों को कोई नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसलिए ये बाकियों को डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक, गार्बेज डिस्पोजल, अब हम गार्बेज को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे जैसे हमारे जीने का ढंग चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्या है, वेस्ट मटेरियल की जो भी आप क्वांटिटी देखो वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, थोड़ी सी भी सामान लाते हो आप बिना पॉलीथीन के नहीं लेके आते हो, ये सबके घर में है। ठीक है, मेरे आपके सबके घर में ये चीज़, या तो घर से कोई बैग लेके जाओ और उसी बैग में आप बेसिकली आप देखोगे कि कैसे हम बेसिकली इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डिस्पोजल किन किन चीज़ों से थ्रू कर सकते हैं। पहला, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, मीथेन प्लांट लगाया जाता है एज अ बायोगैस। जो भी काऊ डंग होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको कई दिन तक सड़ाया जाता है और उससे एक गैस रिलीज होती है जिसको मीथेन बोलते हैं, और वो गाँव वगैरह में सप्लाई कर करके एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिससे सीवेज, जो नाली के पानी है, वो डायरेक्ट रिवर में डालने से पहले हम उसको प्यूरिफाई करते हैं ताकि उसके अंदर कम से कम केमिकल्स, कम से कम वेस्ट मटेरियल को कर सके, ताकि जब वो नदी में जाए तो नदी में जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनको डैमेज ना करें। तीसरा है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में क्या करते हैं हम, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ज़मीन के अंदर खाली जगहों पे
ये नहीं कि किसी भी घर के सामने गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिए, ऐसा नहीं, लड़ाई होने लगेगी। खाली जगहों पे क्या करते हैं, गड्ढे खोद के सारे वेस्ट मटेरियल उनके अंदर लैंड में डाल के फिल कर देते हैं, यानी ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। रिसाइकिल और रीयूज़ के बारे में तो आपने पढ़ा है। क्या होता है रिसाइकल में, किसी भी चीज़ का बार बार आप एक बार यूज़ किए, वो चीज़ ख़राब हो गई तो आप क्या करोगे, उस चीज़ से कोई नई चीज़ बनाओगे, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, रिसाइकल। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप छोटे थे तो बहुत सारे रिसाइकल के तौर पे नए नए क्राफ्ट्स बनाते थे, ठीक है। हमने याद है हमें कि हमने एक बार न्यूज़पेपर की हेल्प से एनवेलप बनाया था। तो बेसिकली वो क्या किया, हमने उस चीज़ को किसी और पार्ट में यूज़ कर दिया। आपके जो भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं कि जो खाली बॉटल्स हैं आप उनका यूज़ नहीं कर सकते, अगर वो डैमेज हो चुके हैं पूरी तरह से, तो आप उनको एज अ गमले की तरह यूज़ कर सकते हो, पॉट की तरह यूज़ कर सकते हो, ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट्स वगैरह उनमें लगा सकते हो। नेक्स्ट है ये रीयूज़, किसी चीज़ का बार बार यूज़ करना। सपोज़ आपने एक प्लास्टिक की पॉलीथीन मार्केट से लेके आए, अब आपको मार्केट वापस जाना है, तो उस भैया से पॉलीथीन लेने की जगह आप अपने पास पॉलीथीन लेके जाओ, ताकि बार बार पॉलीथीन का अमाउंट आपके घर में ना आपकी सोसाइटी में बढ़े, ठीक है। इससे क्या होगा, पोल्यूशन का रेट कम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट टॉपिक और स्टार्टिंग के टॉपिक्स। ओजोन लेयर के बारे में बाकायदा क्वेश्चन आते हैं, डिप्लीशन किन की वजह से हुआ है, फॉर्मेशन किन के वजह से हुआ है, ये सारी चीज़ें आज आपने देखी हैं। हम वेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। उनके एग्जाम्पल याद रखने, डिफिनीशन नहीं आएगा, एग्जाम्पल आता है, ठीक है। और साथ में हम कैसे किन किन मेथड्स के थ्रू वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक। और स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, फूड चेन, फूड वेब और आपके ट्रॉपिक लेवल, 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट आता है तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, और वह चैप्टर नहीं, एक नए टॉपिक में, जिसमें हमें बात करनी है पीवाईक्यू में आए हुए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। कोशिश करेंगे एक क्लास बाकायदा उनको सॉल्व कराने की, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।